गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर पहले से ही मैथ्स के वन शॉट वीडियो डाले जा रहे हैं क्लास 10th के। उसी के साथ आज से आप लोगों का केमिस्ट्री के भी वन शॉट वीडियोस डाले जाएंगे, जिसमें कि पहला चैप्टर हम लोग ले रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए इसको पढ़ना शुरुआत करते हैं। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन। All these have different properties. Out of these 118 only 94 are naturally occurring. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अभी तक हम लोगों को 118 एलिमेंट्स की हमने खोज की है, जिनमें से 94 नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग मतलब अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, ओके। और बाकी सब जितने बच गए उन लोगों को साइंटिस्ट ने लैब्स में बनाया है। और ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इनकी रहती है। साइंटिस्ट स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ईज। अब साइंटिस्ट यहाँ पर इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो साइंटिस्ट यहाँ पर उनके बीच में कुछ प्रॉपर्टीज़ खोज रहे हैं ताकि उनको अच्छे से स्टडी किया जा सके, पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, तो ऐसे ही काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए, तो हम लोग धीरे धीरे करके सारे साइंटिस्ट्स को पढ़ेंगे जिस क्रम में उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। जैसे पहले अर्ली अटेम्प्ट्स एट अ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। The earliest attempts to classify the element resulted in grouping them known as metals and non-metals। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया तो सिंपली मेटल्स और नॉन मेटल्स में किया। ये बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन था। इसके बाद डॉबर्नियर आए। डॉबर्नियर साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया कुछ अच्छे तरीके से। उन्होंने क्या किया, देखिए, ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, जिनको कि उन्होंने कहा ट्रेड्स। ये याद रखिएगा आप, ये सब जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनको थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। इस क्लासिफिकेशन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के आपको नोट्स PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनमें ये सब हाईलाइटेड किए हुए नहीं आएंगे, आपको साफ़ सुथरे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ग्रुप्स में बांटा, एक ग्रुप में 3-3 एलिमेंट को रखा और हर एक ग्रुप को उन्होंने ट्राइड्स कहा। When the 3 elements in a triad were written in order of increasing atomic masses, किस में लिखा गया, increasing atomic masses में उन्होंने अरेंज किया, ठीक है। increasing atomic masses में वो जो ग्रुप बनाया उसमें जो एलिमेंट रखा उनको कैसे रखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में रखा। और कहा द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। उन्होंने कहा जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी 2 के एवरेज के बराबर होगा। एक बार इस हम लोग तीनों ट्राइड्स को देख लेते हैं। देखिए, 3 ग्रुप उन्होंने बताई। ये ग्रुप जैसे है आपको वैसे ही याद करना होगा, जो एलिमेंट्स हैं आपको वैसे ही याद करना होगा। जैसे कि ये लिथियम ग्रुप ए में, तो आप इसको इधर नहीं कर दीजिएगा ग्रुप बी के साथ, आपको ये लाइन वाइज याद करना होगा। ग्रुप ए में लिथियम सोडियम पोटेशियम, ग्रुप बी में कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और ग्रुप सी में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ऐसे तो आप लोगों को इनका एटॉमिक मास भी याद ही रहता है, और याद कर लीजिएगा कम से कम 1 से 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये आप याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे देखिए, लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, सोडियम का एटॉमिक मास है 22.9 और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। अब इन्होंने क्या कहा था कि सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो बाकी 2, दैट इज़ लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज के बराबर होगा। तो इसी को देखते हम लोग ये कैसे निकाला गया, ये 22.9। देखिए, एटॉमिक वेट सोडियम का, सोडियम बीच में आ रहा था, तो कैसे लिखा जाएगा, एटॉमिक वेट लिथियम का ऊपर वाले का प्लस एटॉमिक वेट पोटेशियम का नीचे वाले का डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि एवरेज निकालना है, तो जितने टर्म्स है उतने से डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। तो एटॉमिक वेट लिथियम का एटॉमिक वेट 6.9,
पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39.9, और जब आप डिवाइड बाय 2 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 22.9, जो कि अप्रॉक्सीमेट सोडियम के एटॉमिक वेट के बराबर होता है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग को निकालना है एटॉमिक वेट बीच वाले एलिमेंट्स का। सिमिलरली आप ग्रुप बी में देखिए, स्ट्रोंशियम का मैंने नहीं निकाला, ये आप लोग उसी मेथड से निकालेंगे। ग्रुप सी में देखिए आयोडीन का नहीं निकाला गया, ये उसी मेथड से आप लोग निकालेंगे, और या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए डॉबर्नियर जो क्लासिफिकेशन किए उसके लिमिटेशंस क्या थे, डॉबर्नियर के क्लासिफिकेशन के लिमिटेड, तो ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 एलिमेंट्स इन ईच ट्रायड एंड टोटल 3 ट्रायड्स। उन्होंने केवल 3 ही एलिमेंट एक ट्रायड में रखा, एक ट्रायड मतलब एक ग्रुप में रखा, और वैसे उन्होंने केवल 3 ही ग्रुप खोजे, तो वो हम लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने अपना लॉ दिया जिसे हम जानते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड विथ हाइड्रोजन लोवेस्ट एटॉमिक मास एंड एंडेड एट थोरियम 56th एलिमेंट। इन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, अपना जो क्लासिफिकेशन किया उसमें हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और थोरियम पे कंप्लीट किया। ये सब जो हाईलाइट कर रही है ये सब पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। एंड फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। इन्होंने क्या बोला, इनका रूल क्या कहता है, जो भी 8वां एलिमेंट आएगा उनका प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होगा फर्स्ट वाले एलिमेंट से। ये क्या कहना चाह रहे हैं ये हम आपको अभी बता देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये उनका था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का टेबल। जैसे कि हाइड्रोजन से देखिए, यहाँ हाइड्रोजन से उन्होंने स्टार्ट किया है, ऐसे ही ये जाके नीचे यहाँ पर ख़त्म होगा थोरियम पर। अब देखिए, मान लीजिए अगर मैं हाइड्रोजन को पहला एलिमेंट लेता हूँ, तो अब यहाँ से 8वां एलिमेंट गिनिए। इनका जो रूल है वो देखिए क्या है, तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है फ्लोरीन पर। तो इनके रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। सिमिलरली हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ऐसे ही आप कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए आपने स्टार्ट किया एल्युमिनियम से, अब स्टार्ट किया एल्युमिनियम से, तो एल्युमिनियम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th 8 दैट इज़ क्रोमियम। तो एल्युमिनियम और क्रोमियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, इनका ये रूल था। देखिए, ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूज़िक। अब देखिए, हमारे म्यूज़िक में भी ऑक्टेव्स होते हैं। ऑक्टेव्स मतलब जैसे सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद वापस से सा आता, तो वही इनका भी था कि जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होगी वो 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के इक्वल होगी, बराबर होगी, सिमिलर होगी। जैसे कि लिथियम और सोडियम प्रॉपर्टीज़ वेयर सेम। हाँ, देख लीजिए आप, ये देखिए लिथियम यहाँ पर है, लिथियम गिनिए यहाँ से 8 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, सॉरी, लिथियम एंड सोडियम प्रॉपर्टीज़ आर सेम, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सोडियम की प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। सिमिलरली यहाँ देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ सेम है। बेरिलियम देखिए कहाँ है, ये देखिए बेरिलियम यहाँ से 8वां एलिमेंट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीशियम, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ सेम है। अब देखिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के लिमिटेशंस, जैसे डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स में लिमिटेशंस थे, वैसे ही न्यूलैंड्स में भी कुछ लिमिटेशंस है। क्या है उनको पढ़ते देखिए। was applicable only up to calcium. After calcium, every 8th element did not possesses properties similar to that of first. इन्होंने क्या किया, ये जो रूल उन्होंने दिया कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सिमिलर होगी, वो केवल और केवल कैल्शियम तक ही सीमित रह पाया, कैल्शियम तक रह पाया। कैल्शियम के बाद ये प्रॉपर्टी नहीं मैच कर रही थी पहले और 8वें एलिमेंट की। दूसरा लिमिटेशन देखिए, assumed that only 56 elements existed in nature, but later on several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves. उन्होंने ये एज्यूम करके चला था कि नेचर में ओनली 56 एलिमेंट्स है। उस टाइम के हिसाब से तो सही था, लेकिन जैसे जैसे आगे खोज बढ़ी और एलिमेंट्स मिले, तो जब न्यू एलिमेंट्स मिले
तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैच नहीं कर रही थी, फिट नहीं बैठ रही थी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट मिला 60th नंबर पे, तो वो जो 60th नंबर पे एलिमेंट मिला तो उसके बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा था उसकी प्रॉपर्टीज़ वो 60th एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर रही थी। तो ये भी एक लिमिटेशंस है न्यूलैंड्स का। आगे देखिए, कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट्स एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ऐसे तो देखिए कोबाल्ट और निकल, उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट निकल दोनों को एक ही स्लॉट में रख दिया। अब एक ही स्लॉट में आप कैसे रख सकते हैं, जब उनका रूल था कि एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में लगाना है एलिमेंट्स को, तो आप एक ही स्लॉट में कैसे रख सकते हैं, ये पहला उनका ड्रॉबैक हो गया। उसके बाद उन्होंने उस स्लॉट में रखा जहाँ पर था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो कि नोबल गैस, जो कि हेलोजेंस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कोबाल्ट और निकल से बिल्कुल डिफरेंट है, फिर भी उन्होंने कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले ब्लॉक में रख दिया। ये उनका एक लिमिटेशंस है। अब देखिए, आयरन विच रिसेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। अब जो आयरन है जिनकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल के साथ मैच करती है, उनको इन्होंने दूर रख दिया, एक दूसरे से दूर रख दिया, दूसरे ग्रुप में रख दिया। कोबाल्ट और निकल को रख दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में, जिसकी प्रॉपर्टीज़ मैच ही नहीं करती है, और जिसके साथ रखना चाहिए था आयरन के साथ कोबाल्ट निकल को, वहाँ रखा नहीं और आयरन कोबाल्ट को एक दूसरे से काफ़ी दूर रख दिया। ये भी एक लिमिटेशंस थी इनकी। उसके बाद देखिए, विथ डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिकम इररेलेवेंट। जैसे ही नोबल गैसेज मिली, नोबल गैसेज में ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स लग ही नहीं रहा था, वहाँ पे ये रूल फेल कर गया। ओके, तो ये कुछ लिमिटेशंस है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये पॉइंट वाइज आपको नोट्स अच्छे से पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं। अब देखिए, पहले आए डॉबर्नियर, फिर आए न्यूलैंड्स, कुछ कुछ अपग्रेड करते गए उन्होंने थ्योरीज में। उसके बाद आए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव जो साइंटिस्ट है, इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया और इन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। उस टाइम 63 एलिमेंट्स थे और इन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन्होंने रिलेशनशिप बनाया किसमें, एटॉमिक मास और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। अभी तक देखिएगा जितने भी साइंटिस्ट्स आए, डॉबर्नियर हो, न्यूलैंड हो या मेंडलीव हो, सबका जो क्राइटेरिया था एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश करने का था वो था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये याद रखिएगा। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही concentrated on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen as they are very reactive and forms compound with most elements। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है मेंडलीव में कि उन्होंने वैसे एलिमेंट्स पर फोकस किया, कैसे पे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट पर फोकस किया। क्यों किया, क्योंकि ये वेरी रिएक्टिव होते हैं और किसी भी एलिमेंट के साथ ये कंपाउंड बहुत ही जल्दी बना लेते हैं, जिनके कारण से हम बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए, द फार्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं, उस बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। किस बेसिस पर, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। हाइड्राइड्स मतलब H के साथ वो एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनाता है, ऑक्साइड्स मतलब कोई भी एलिमेंट O के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, उस बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। तो देखिए, इनका जो पीरियोडिक लॉ था, किनका, मेंडलीव का, मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया। इन्होंने क्या क्या कहा, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने कहा जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट्स की, प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मासेस की। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो एटॉमिक मास बढ़ेगा या घटेगा तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। उन्होंने एटॉमिक मास को बेसिस बनाया क्लासिफिकेशन का, ठीक है। His periodic table contains vertical columns called groups
देखिए वर्टिकल कॉलम जो होते हैं, वर्टिकल कॉलम उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। वर्टिकल कॉलम ये देखिए, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल ऊपर से नीचे, तो इसको हम लोगों ने कहा ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल रोज, इनको उन्होंने कहा पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल ऐसे इधर से इधर, ये पीरियड्स कहलाएंगे, ये ग्रुप्स कहलाएंगे। ओके, अब ये देखिए इनका जो पीरियोडिक टेबल था, ये था इनका पीरियोडिक टेबल। इन्होंने टोटल 8 ग्रुप्स बनाए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल 6 पीरियड्स बनाए, 1 2 3 4 5 6। देखिए अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, फर्स्ट ग्रुप में कैसे ऑक्साइड बनते हैं और सेकंड ग्रुप और कैसे हाइड्राइड बनते हैं, उसी तरीके से सेकंड ग्रुप में कैसे ऑक्साइड बनते हैं और सेकंड ग्रुप में कैसे हाइड्राइड बनते हैं। अगर आपको ये बेसिक याद हो गया, ये जैसे फर्स्ट ग्रुप में R2O बनते हैं, ये अभी हम समझा देंगे ये R2O क्या है, और फर्स्ट ग्रुप में हाइड्राइड बनते हैं RH। देखिए इनका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कोई भी उठाइए, मान लीजिए आपने सोडियम उठाया, तो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा, जिसको कि हम कहेंगे सोडियम ऑक्साइड। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, R की जगह आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं। तो R की जगह मान लीजिए हमने सोडियम लिया है, तो सोडियम रखिए, तो N2O बनेगा, दैट इज़ सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि रुबिडियम, ये रुबिडियम इसे कहते हैं RB को, रुबिडियम का हाइड्राइड का फॉर्मूला बताइए। तो रुबिडियम आता है फर्स्ट ग्रुप में, रुबिडियम का हाइड्राइड का फॉर्मूला RH हो जाएगा, तो रुबिडियम क्या हो जाएगा, RBH हो गया रुबिडियम का हाइड्राइड। सिमिलरली आप किसी का भी बता सकते हैं, मान लीजिए आपको कार्बन का बताना है। कार्बन, देखिए कार्बन ऑक्साइड क्या बनाता है, फोर्थ ग्रुप में आया, तो आपको ये याद कर लेना है कि फर्स्ट ग्रुप में ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे ऐसे आपको याद करना है। तो देखिए कार्बन में ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, फोर्थ ग्रुप का RO2। सिमिलरली यहाँ पे C पुट कर दीजिए कार्बन का, तो CO2 पढ़ा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से पूछ लिया जाए कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर कैसा हाइड्रेट बनाते, तो यहाँ पर आपने C पुट कर दिया, CH4 बन जाएगा, डेट इज नोन एज मीथेन। ओके, इसी तरीके से आप किन्हीं का भी निकाल सकते हैं। ये NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग इससे याद कर लीजिएगा। अब देखिए इनके अचीवमेंट्स क्या थे, इनके अचीवमेंट्स क्या थे, मतलब इनके क्लासिफिकेशन से क्या क्या हमें सहूलियत हुई आगे आने वाले पीरियोडिक टेबल में। देखिए कोबाल्ट जो कि 58.9 था एटॉमिक मास, अपीयर्ड बिफोर निकल जिसका एटॉमिक मास था 58.7, so that elements with similar properties could be grouped together and many more। देखिए ये एक ड्रॉबैक भी है और एक अचीवमेंट भी है। उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखने के लिए थोड़ा गलती भी कर दिया। क्या गलती किया, कोबाल्ट को उन्होंने बाद में रख दिया और निकल को पहले रख दिया। कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को बाद में रख दिया। लेकिन रूल के हिसाब से क्या रखना चाहिए था, जिसका एटॉमिक वेट कम उसको पहले आना चाहिए था, डेट इज़ निकल को पहले आना चाहिए था, लेकिन कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया, ताकि पीरियोडिक टेबल बन पाए अच्छे से। तो ये एक आप बोल सकते हैं उनका ड्रॉबैक भी है और अचीवमेंट भी है। ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह खाली छोड़ी थी। देखिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है उनका, यहाँ पर देखिए आप, एल्युमिनियम के नीचे उन्होंने एक जगह छोड़ा था, ये हम अभी लिख दिए हैं, ये उस टाइम यहाँ पर एलिमेंट ये नहीं पाया गया था, डेट इज़ एल्युमिनियम के नीचे स्कैंडियम, तो ये नहीं पाया गया था, तो उन्होंने यहाँ जगह छोड़ दिया गया था। और उन्होंने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया था, एल्युमिनियम के बाद जो यहाँ पे जो एलिमेंट आया नेचर में, जो पाया गया, उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने जो खोजा वो रियली में स्कैंडियम ही निकला। इसी तरीके से गैलियम के लिए भी उन्होंने जगह खाली छोड़ा था, जर्मेनियम के लिए भी जगह खाली छोड़ा था अपने पीरियोडिक टेबल में। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स, उन्होंने बहुत ही सही तरीके से प्रिडिक्ट कर दिया था कुछ एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस। अब देखिए जो उन्होंने जगह खाली छोड़ा था किस उनकी जगह कौन कौन से एलिमेंट्स फाइंड हुए, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये बाद में फाइंड हुए। लेकिन इन्होंने पहले ही बता दिया था कि इसके नीचे
कुछ एलिमेंट्स फाइंड होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ इनके सिमिलर होगी। किनके सिमिलर होगी? देखिए, स्कैंडियम की प्रॉपर्टी एका बोरोन के सिमिलर होगी, गैलियम की एल्यूमिनियम के सिमिलर होगी और जर्मेनियम की सिलिकॉन के साथ सिमिलर होगी। एका मतलब 1 और बोरोन मतलब एक बोरोन जो होगा, बोरोन के नीचे जो एलिमेंट पाया गया स्कैंडियम, ये दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। एल्यूमिनियम के नीचे जो पाया गया गैलियम, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी और सिलिकॉन के नीचे पाया गया जिनमें उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ये उन्होंने पहले ही बता दिया था और बाद में जब साइंटिस्ट ने खोजा तो देखिए एका एल्यूमिनियम, डेट इज एका एल्यूमिनियम, उन्होंने बता दिया था कि एक नाम रखा था गैलियम का ही, उन्होंने नाम रख दिया था एका एल्यूमिनियम, क्योंकि वो अभी तक फाइंड नहीं हो पाया था। तो जब बाद में गैलियम खोजा गया तो देखा गया कि जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था उसकी प्रॉपर्टीज़ और गैलियम की जो रियल प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल सेम थी। जैसे कि एटॉमिक मास, देखिए एटॉमिक मास उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 68 होगा और रियल में गैलियम का एटॉमिक मास है 69.7। देखिए अप्रॉक्सीमेटली सही उन्होंने बता दिया था। फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, देखिए गैलियम का जो उन्होंने उस टाइम पे बताया था वो होगा E2O3। ई की जगह अब देखिए गैलियम रख दिया गया Ga2O3। ये देखिए बिल्कुल सही था, फार्मूला में फिट बैठ रहा था। फार्मूला ऑफ क्लोराइड, उन्होंने कहा था कि जब भी यहाँ पे कोई एलिमेंट फाइंड किया जाएगा तो ECl3 के फॉर्म में उसका फार्मूला होगा। देखिए सही में वैसा ही फार्मूला बना गैलियम का GaCl3। तो उन्होंने बहुत ही प्रिसीशन के साथ प्रिडिक्ट किया और उनका वो प्रिडिक्शन बिल्कुल सही बैठा। अब आगे पढ़ते, देखिए उनका अचीवमेंट्स और आगे उनका क्या क्या अचीवमेंट्स है। इनर्ट गैसेस वेयर डिस्कवर्ड वेरी लेटर, जो इनर्ट गैसेस थी वो उनके पीरियोडिक टेबल बनाने के काफ़ी समय बाद खोजी गई, बट they could be placed in a new group without disturbing the existing order, extremely inert and present in very low concentration। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, इनर्ट गैसेस भले ही उनके पीरियोडिक टेबल बनने के बहुत बाद पाई गई, लेकिन जब उन्होंने पहले से ही एक ग्रुप वहाँ पर बना के रखा था इनर्ट गैसेस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए न्यू ग्रुप्स में डाल दिया गया विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, बिना किसी दिक्कत के जो न्यू एलिमेंट्स बने उनको डाल दिया गया उस ग्रुप में। देखिए अब लिमिटेशंस पढ़ते हैं हम लोग। लिमिटेशंस किसके? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। हर किसी का आपको देखिए लिमिटेशन याद होना चाहिए, वो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है बोर्ड एग्जाम्स में कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या डॉबर्नियर के 2-3 लिमिटेशंस लिखे, 3-4 मार्क्स में ये आ सकता है। देखिए पहला लिमिटेशन क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ एल्कली मेटल्स। जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखने आता होगा, वो एल्कली मेटल्स के साथ रिजेंबल कर रहा था। कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, देखिए जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाता है, वैसे ही सोडियम जो कि एक अल्कली मेटल है वो क्लोरीन के साथ मिलके NaCl बनाता है। तो देखिए कितने सिमिलर है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बनाता है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के Na2O बनाता है। हाइड्रोजन सल्फ़र के साथ मिलकर के H2S बनाता है, सोडियम सल्फ़र के साथ मिलके Na2S बनाता है। देखिए कितने सिमिलर तरीके से ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं बाकी एलिमेंट्स के साथ। तो देखिए वही कहा गया कि जो H है वो अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जस्ट लाइक हेलोजन्स H that is हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड इट combines with metals and non metals to form covalent bond। अब देखिए दिक्कत कहाँ पे आई, हाइड्रोजन जो कि पहले एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर शो हो रहा था, वही हाइड्रोजन हेलोजन्स की प्रॉपर्टी, क्या हेलोजन की प्रॉपर्टी, जैसे हेलोजन मतलब जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम लोग हेलोजन कहते हैं। ये देखिएगा आप हमेशा ये नेचर में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल
मतलब फ्लोरीन आपको कभी भी Fl के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो हमेशा Fl2 के फॉर्म में मिलेगा। क्लोरीन आपको कभी भी Cl के फॉर्म में नहीं मिलेगा नेचर में, Cl2 के फॉर्म में मिलेगा। उसी तरीके से हाइड्रोजन भी आपको कभी भी H के फॉर्म में नहीं मिलेगा नेचर में, H2 के फॉर्म में मिलेगा। और जैसे कि हैलोजेंस कंबाइन करते हैं मेटल और नॉन मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी मेटल और नॉन मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यही उनका यही मेंडलीव का मेन क्लासिफिकेशन में दिक्कत आ गया था। ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन। देखिए अब वो हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस करे, एल्कली मेटल्स के साथ प्लेस करे या हैलोजेंस के साथ प्लेस करे। तो ये उनका पहला ड्रॉबैक था, उन्होंने सही से हाइड्रोजन की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाए थे। अब देखिए उनका दूसरा ड्रॉबैक क्या था, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसे कहते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर होती है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। ये बाद में डिस्कवर हुई। जैसे कि देखिए क्लोरीन 35, क्लोरीन नेचर में 2 फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है, और उनके लॉ के हिसाब से क्लोरीन 35 को पहले रखना चाहिए, क्लोरीन 37 को बाद में रखना चाहिए। तो ये भी उन्होंने सही तरीके से नहीं बताया था। अब देखिए एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। देखिए एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाने में रेगुलर मैनर में एटॉमिक मास नहीं बढ़ रहा था, कभी बढ़ रहा था कभी घट भी जा रहा था। और कोई एक ऐसा नहीं बढ़ रहा था कि फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास है 2 तो सेकंड का है 4, थर्ड का है 6, ऐसे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे बढ़ रहा था, मान लीजिए फर्स्ट का 2 तो सेकंड का 2.1, थर्ड का 4.1, ऐसे ऐसे इरेगुलर मैनर में बढ़ रहा था। तो जिसके कारण से नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स। जिसके कारण से उन्होंने ये नहीं बता पाया कि एक एलिमेंट के बीच में क्या कोई और एलिमेंट भी फाइंड किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कितना। मान लीजिए 1 है और इसके एक का एटॉमिक मास है 1, एक का एटॉमिक मास, बीच में और भी कोई एलिमेंट है जो उस टाइम तक क्लासीफाई नहीं हुए हैं, या कितने एलिमेंट्स है, क्या 1 है या 2 है 3 है, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये नहीं बताया जा पा रहा था उनके पीरियोडिक टेबल से। अब देखिए अभी तक हमने सारे पीरियोडिक जो कि एंशिएंट टाइम में जितने भी पीरियोडिक लॉज दिए गए थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मेन जो आप लोगों को ध्यान देना वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये साइंटिस्ट का नाम आप याद रखिएगा, किसने दिया था, हेनरी मॉजले ने ये दिया था। इनका पीरियोडिक लॉ क्या कहता है देखिएगा, अभी तक सारे पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक मास को बेसिस बनाया था क्लासिफिकेशन का। इसमें पढ़िए क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को यहाँ पर बनाया गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यही मेन डिफरेंस था बाकी सबके पीरियोडिक टेबल में और हेनरी मॉजले के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। देखिए एटॉमिक नंबर तो आप लोगों को पता होगा किसे कहते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को कहा जाता है। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन। हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन। ऐसे ही तो एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में लगाया गया एलिमेंट्स को। देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ये एरो ऊपर की ओर मतलब बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा, सही बात है। एटॉमिक नंबर जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो उसमें प्रोटॉन कितने हैं, 1। कार्बन का देख लीजिए, देखिए एटॉमिक नंबर देखिए, हाइड्रोजन का मान लीजिए 1 तो प्रोटॉन उसमें 1। हीलियम का देखिए एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉन 2। तो देखिए एटॉमिक नंबर जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसी प्रकार से प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव के जो तीनों थे उनके डिमेरिट्स, उनका मतलब सॉल्यूशन इसमें दे दिया गया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से वो डिमेरिट है और कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने उनका सॉल्यूशन दिया। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ क्लासिफिकेशन देख लीजिए, कुछ कैसे क्लासिफाई किया गया था। उसमें टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, जिसको कि हम लोगों ने ग्रुप्स का जो ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं, ये टोटल 18 थे जिनको हम लोगों ने ग्रुप्स कहा, 1
2, 3 ऐसे करके 18 थे और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिनको हम लोगों ने पीरियड्स कहा। ऐसे 1, 2, 3, 4, अभी मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा अभी। तो ऐसे 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, 18 वर्टिकल कॉलम्स थे। ये आप लोगों को ध्यान में रख। तो ये देखिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। ये देखिए टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड्स है ऐसे करके। और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 ग्रुप्स है। तो ये चीज़ तो देख लिया आपने। अब देखिए मोज़ले के पीरियोडिक टेबल जो कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें एलिमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं एटॉमिक नंबर के अनुसार। तो ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1 पहला। उसके बाद हाइड्रोजन को एक अलग पोजीशन दिया गया है, क्योंकि क्यों दिया गया ये पता है ना, क्योंकि ये अल्कली मेटल्स, ये देखिए जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं उनको हम लोग अल्कली मेटल्स को कहते हैं, और जो ग्रुप 17 के मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम लोग हेलोजेंस कहते हैं। तो हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करता है और हेलोजन की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए इसको एक अलग पोजीशन दिया गया है पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, देखिए हीलियम को भी यहाँ पे दिया गया हाइड्रोजन। हीलियम को यहाँ क्यों दिया गया, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। ये देखिए ये पूरा इनर्ट गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन ऐसे करके। अब देखिए फिर एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन। अब देखिए अगर आप लोग को यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना आता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग को करना आता होगा तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। एक बार हम आपको साइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखा देते, जिनको नहीं आता देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम उठाते हैं बोरॉन को, बोरॉन यहाँ 5 होता है, तो देखिए कितने 5 है, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। अब देखिए K, L, M, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L में देखिए 1s2, ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़िएगा, 1s2, 2s2, 2p1। देखिए ये एक सेल जो फर्स्ट होता है इसको हम लोग K कह देते हैं, ये जो 2 होता है इसको हम लोग कह देते हैं L। तो देखिए पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये आप लोग को ऊपर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। ये देखिए फिर से बता देते हैं, ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़िएगा, 1s2, ये देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए, इसको 1 को हम लोग K सेल कहते हैं। तो K में कितने हैं 2, ये हम बता देंगे, एक K में कितने आ सकते हैं, L में कितने आ सकते हैं, M में कितने आ सकते हैं। अब देखिए L में कितने आए 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ये फर्स्ट सेल थी तो K तो फुल हो गया, K में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, तो K तो फुल हो गया। L में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3, तो देखिए बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने लिखे हुए 3, मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन 1 होता है, देखिए K, L, M ऐसे करके आगे जाता है। K में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 भरा तो अभी भी ये फुल नहीं है, तो वैलेंस सेल तो यही हो गया। वैलेंस सेल मतलब आखिरी सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन गया, तो आखिरी सेल तो यही है। कितना है वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से आप लोग 1 से 20 के सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं, और आप लोग निकालिएगा भी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे एलिमेंट्स को पोजीशन दिया गया, कहाँ कहाँ उनको प्लेस किया गया। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है, पहला जो ट्रेंड है वो कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप, किसी भी एक ग्रुप में
किसी भी एक ग्रुप में, एनी वन ग्रुप, किसी भी एक ग्रुप में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन ये एक ही ग्रुप में आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। तो देखिए ईच है 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये सारे में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। रुकिए हम आपको दिखा दें। देखिए फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार जो मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, आप क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो यहाँ पर भी ये आएगा 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन, आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे सारे में 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए जैसे कि ऑक्सीजन है तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाइएगा तो ना इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल सेम होते हैं। यहाँ देखिए इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके सारे में आप देख सकते हैं। मतलब डाउन द ग्रुप वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे। क्या चेंज होंगे, सेल नंबर चेंज होंगे। ठीक है, वो चीज़ हम आपको आगे बताते हैं। देखिए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल सिग्निफाई आइडेंटिकल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब देखिए, ये सब ट्रेंड आपको याद रखने कि ऊपर से नीचे आने में क्या चेंज होता है क्या नहीं होता। देखिए तो क्या बोल रहा है, ग्रुप, जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, ये क्या सिग्निफाई करता है, आइडेंटिकल आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइडेंटिकल आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है। मतलब 17th ग्रुप है, जैसे मान लीजिए 17th ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन ऐसे है। तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में, ऊपर से नीचे आएंगे, ग्रुप तो ऐसे ही ना होता है, ऐसे वर्टिकल को ग्रुप बोल दिया आपने। ग्रुप से जब ऊपर से नीचे आएंगे तो देखिए इसमें भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन में, क्लोरीन में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सेल नंबर भले डिफरेंट होगा, लेकिन जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर यहाँ एल सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन के एल सेल में, एल के बाद वाली जो सेल होगी एम सेल में, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन होंगे 7 ही इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखिए आगे, द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे एक ग्रुप में, ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, लेकिन जो लास्ट सेल होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सेम होंगे, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर बताया। मान लीजिए ये फ्लोरीन जो है, ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ये जो 7 लास्ट इलेक्ट्रॉन गया सेकेंड सेल में और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जो क्लोरीन का होगा वो थर्ड सेल में जाएगा, लेकिन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। इसके क्लोरीन के बाद जो ब्रोमीन होगा उसका जो लास्ट सेल होगा वो फोर्थ सेल हो जाएगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही होंगे, ऐसे करके। ठीक है, मतलब अभी तक क्या समझा, ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे, लेकिन जो सेल नंबर होगा वो इंक्रीज करेगा। Elements of second period do not have the same number of valence electron but they contain the same number of cells। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनके पास नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं, बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स। इसको हम आपको पीरियोडिक टेबल की मदद से समझा देते हैं। एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। जो एलिमेंट्स होंगे सेकेंड पीरियड में, पीरियड की बात कर रहा हूँ, मतलब आप जब हॉरिजॉन्टली इधर से इधर जाएंगे तो डू नॉट हैव द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 4, लेकिन जो सेल नंबर होगा वो सेम होगा। अगर के में गया तो के में ही रहेगा, इसके के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे वैसे वो बढ़ेगा, जैसे कि हम आपको अभी पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट करके बता देते हैं। देखिए ये यहाँ पर हमारे पास है सेकेंड पीरियड। कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब देखिए सेल नंबर यहाँ पर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, आप देख लीजिए। लिथियम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए, लिथियम है 3, तो
के में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो 2 दे दिया के को। एल में 1 इलेक्ट्रॉन, अब बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन आया। कितना है वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप लिखिए बेरिलियम का। देखिए बेरिलियम का आप जब लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर 4 के एल, सेकेंड 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ से आप यहाँ आए, क्या बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, लेकिन सेल बढ़ा नहीं बढ़ा। पहले भी एल सेल में इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एल सेल में गया था, अभी भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एल सेल में गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ा। तो कहने का मतलब है जब आप किसी एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो सेल नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे। देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, 8, इस प्रकार से इंक्रीज़ होगा। अब देखिए दूसरा ट्रेंड क्या है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाई 1 यूनिट। ये देखिए लेफ़्ट से राइट में, जो अभी हम आपको समझाए, लेफ़्ट से राइट जाने में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करेंगे, सेल इंक्रीज़ नहीं करेगा, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेंगे। और कितने से करेंगे, बाय 1 यूनिट, एक यूनिट से इंक्रीज़ करेंगे। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। अब एक ही यूनिट से क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी 1 यूनिट से इंक्रीज़ कर रहा है। हाइड्रोजन का 1, फिर हीलियम 2, फिर बेरिलियम 3, तो एक से एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज़ करेंगे। अब देखिए आगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड एंड हैव सेम सेल्स। देखिए जो चीज़ हम आपको बता चुके हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है पीरियोडिक टेबल की मदद से। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये सब थर्ड पीरियड में है ये सब। तो देखिए इनके पास सेल सेम है, क्या डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, लेकिन सेल सबका देखिए एम सेल है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, पता चल जाएगा आपको। देखिए ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फील्ड। देखिए ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फील्ड, ये क्या कह रहा है देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड, तो इसमें फर्स्ट सेल फिल होगा, ठीक है। सेकेंड पीरियड, इसमें आपका सेकेंड सेल फिल होगा, ऐसे ही चलते जाएगा। थर्ड पीरियड में आपका थर्ड सेल फिल होगा, फोर्थ पीरियड में आपका फोर्थ सेल फिल होगा। तो वही बता रहा है हर एक पीरियड एक नया सेल फिल करता है, वही चीज़ बता रहे। देख लीजिए आप, ये पीरियोडिक टेबल में भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन है तो यहाँ पर फर्स्ट सेल फिल होता है, आप सेकेंड पीरियड में आए तो यहाँ सेकेंड सेल फिल होगा। ये पूरे में सेकेंड सेल चल रहा है, क्या बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ये थर्ड पीरियड में ये थर्ड सेल फिल होना स्टार्ट होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा, सेल नंबर कांस्टेंट रहेगा। ऊपर से नीचे आएंगे सेल नंबर इंक्रीज़ करेगा, वैलेंस सेल कांस्टेंट रहेगा। और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो सेल नंबर कांस्टेंट रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेगा। ओके, अब देखिए जो हम आपको बताए थे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, अब उसमें एक सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप डाल सकते हो वो चीज़ यहाँ से अब आती है। देखिए maximum number of electrons that can be accommodated in a cell depends on the formula 2n square। 2n square पर डिपेंड करेगा इस फार्मूला पे कि आप एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। जहाँ पर n क्या डिनोट करता है, n डिनोट करता है सेल नंबर, सेल नंबर को n डिनोट करता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए के सेल होता है फर्स्ट, एस देखिए सेल नंबर कैसे होता है, के एल एम एन ऐसे करके सो ऑन चलते जाता है। तो के फर्स्ट सेल, एल सेकेंड, एम थर्ड, एन फोर्थ, ऐसे करके जाते जाता है। तो देखिए जब आप के सेल की बात करें तो के कौन सा सेल है, फर्स्ट सेल। 2n स्क्वायर, देखिए यहाँ 2n स्क्वायर फॉर्मूला होता है, 2
एन स्क्वायर, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल नंबर, के कौन सा सेल है, फर्स्ट सेल, तो यहाँ 1 पुट किए, आता है वैल्यू 2, मतलब इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आप पुट कर सकते हो। देखिए हम बताए थे पहले भी, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आप पुट कर सकते हैं। जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर लेंगे और अगर और भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं एलिमेंट में, तो अब आप जाएंगे एल सेल में। अब एल सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं, देखिए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप 8 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं उसमें टोटल। ओके, देखिए इसी प्रकार से थर्ड सेल में आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं, ये आप निकाल के देख लीजिएगा 8 ही आएगा। फोर्थ सेल में ये 18 इलेक्ट्रॉन्स आप पुट करते हैं। इसी प्रकार से जो मैंने फॉर्मूला बताया 2n स्क्वायर, आप फिफ्थ सेल में निकालिएगा कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पुट हो सकते हैं, सिक्स सेल में निकालिएगा कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पुट हो सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये देखिए अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। देखिए पहला ट्रेंड बताना हमें वैलेंसी का। सबसे पहले जान लेते हैं वैलेंसी होती क्या है। देखिए वैलेंसी डिटरमाइन होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से, मतलब वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोगों को मैंने निकालना सिखा दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। अब उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से कैसे वैलेंसी निकाली जाती है वो देखते। देखिए यहाँ पर पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, वैलेंसी इज काउंटेड एज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू गेट द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। Valency is counted as how many electrons are needed to get the octet configuration। मतलब समझाते हैं हम आपको। देखिए ऑक्टेट हर एक एलिमेंट जो है वो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, डेट इज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहता है। क्यों 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहता है, क्योंकि जो नोबल गैसेज होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नोबल गैसेज में, नोबल गैसेज इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सर अब ये 8 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों पूरे करना चाहता है, क्योंकि ये गैसेस स्टेबल होते हैं और दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है, इसलिए तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एक एटम को, या वो दे दे जिस प्रकार से भी वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। या तो पैसा, अगर आप मान लीजिए आपके पास पैसा, आपको 100 रुपये पूरा करना है, आपके पास है 50 रुपये, तो या तो आप किसी को दे दें 50 रुपये या किसी से ले ले 50 रुपये। तो देखिए या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर ले, या तो वो लूज़ करके पूरा ही अपने इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म कर दे। किसी भी प्रकार वो स्टेबल हो जाए, या तो इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म कर दे या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बना ले। देखिए उसी प्रकार से अब ऊपर पढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो वैलेंसी का मतलब तो आप समझ जाओगे, वैलेंसी बताता है कितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम को चाहिए, एक एलिमेंट को चाहिए ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। देखिए वैलेंसी अक्रॉस अ पीरियड, वैलेंसी अक्रॉस अ पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। ये ट्रेंड आपको याद होना चाहिए। एक पीरियड के अलॉन्ग वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करने लगती है। क्यों, देखिए और ये भी देख लीजिए, देयर इज़ नो चेंज गोइंग डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वैलेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों, अब देखिए ये देखिए हमने बनाया पहला पीरियड, लिथियम बोरॉन, ये देखिए बेरिलियम होगा, यहाँ पर ई छूट गया है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। देखिए वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, क्या कहता है वैलेंसी कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में पूरा करने के लिए। अब देखिए लिथियम को कितने चाहिए, पहले से 1 इलेक्ट्रॉन, अब चाहिए कितने, 7। लेकिन तो वैलेंसी आप कहेंगे इसकी 7 हो गई, नहीं, वैलेंसी लिथियम की 7, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रॉन ख़त्म करते तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों स्टेबल होता है, अब देखिए के में 2 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के केस में और 1 इलेक्ट्रॉन है एल में, तो
अब L को पूरा कीजिए या तो K रहने दीजिए, क्योंकि K तो पहले से पूरा है। तो आपको L पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्यों? क्योंकि L में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन लाना तो बहुत मुश्किल है। बकाया कि 1 इलेक्ट्रॉन आप लूज़ कर दे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये बना लेता है 2 इलेक्ट्रॉन K में, L में 0 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि K में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे और 2 इलेक्ट्रॉन है भी। तो लिथियम की वैलेंसी हो जाती है 1। ये देखिए यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। इसी प्रकार बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, तो ये 2 लूज़ करता है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। इसी प्रकार आप देखिए कार्बन में 4 तक इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते, दिए जा सकते हैं। तो देखिए कार्बन भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसके बाद देखिए यहाँ से दिक्कत होती है नाइट्रोजन। देखिए यही चीज़ बताया, वैलेंसी अक्रॉस अ पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेज। देखिए पहले तो इंक्रीज कर रहा है 1 2 3 4 वैलेंसी, देन डिक्रीजेज, उसके बाद डिक्रीज करता है। अब देखिए डिक्रीज करने का रीज़न, नाइट्रोजन इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। कितने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 8 चाहिए। 8 चाहिए, पहले से 5 है। कितने चाहिए और? 3। अब 3 चाहिए, तो ये 3 लेना आसान है, 5 देना मुश्किल है, इसलिए ये 3 लेता है। तो ये इसका वैलेंसी हो गई 3। उसी तरह ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, चाहिए 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। तो 2 लेना आसान है बजाय कि 6 देना, तो ये 2 लेता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2। सिमिलरली फ्लोरीन Q1। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए ऊपर से नीचे आने में वैलेंसी कांस्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। ऊपर से नीचे आने में तो केवल सेल नंबर ना इंक्रीज होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो सबको एक ही वैलेंसी चाहिए, एक ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो सबकी वैलेंसी भी सेम हो जाती है। देखिए कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको दे दिए, जैसे वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम निकालना है। मैग्नीशियम कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 12 को अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। L में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए। M में उसके बाद फिल करना, बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए M में, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंसी बाद में देखिएगा, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 8। तो क्या बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन लेना किसी से ज़्यादा परेशानी होगी या 2 इलेक्ट्रॉन देना? तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने में परेशानी होगी, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसके कारण से इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। सिमिलरली अब आइए वैलेंसी ऑफ सल्फ़र में, KLM इलेक्ट्रॉन्स पुट कीजिए। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 6 है, 8 होने चाहिए, 2 और चाहिए। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है बजाय कि 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और वैलेंसी इसकी हो जाती है 2। अब देखिए दूसरा हम लोग को ट्रेंड पढ़ना है एटॉमिक साइज़ का। एटॉमिक साइज़ मतलब क्या होता है? देखिए एटॉमिक साइज़ मतलब एटम का साइज़। इसको हम लोग इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। इसको हम बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस है एक एटम का, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है? ये वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल मतलब आखिरी सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है। तो न्यूक्लियस से ये जो दूरी होती है, वैलेंस सेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन के बीच की ये जो दूरी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस। ये जो रेडियस आता है इसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखते हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। देखिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस घटता है लेफ़्ट टू राइट जाने में। लेफ़्ट टू राइट मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार अगर आप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगा। मतलब लिथियम का साइज़ बड़ा होगा, बेरिलियम का साइज़ लिथियम से छोटा होगा, बोरोन का साइज़ बेरिलियम से छोटा होगा, ऐसे साइज़ डिक्रीज़ करेगा। क्यों डिक्रीज़ करेगा? देखिए
This is due to increase in nuclear charge which tends to pull the electron closer to the nucleus and reduces the size of the atom। देखिए न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बताते हैं क्या होता है। देखिए ये देखिए न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तक कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन प्रोटॉन पर चार्ज होता है। और आप पढ़े हैं कि मान लीजिए हम सेकेंड पीरियड लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, आगे और भी हैं, इतना ही लेते, इतने में आप समझ सकते हैं। देखिए लिथियम, इसमें प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, 5, 6, 7। देखिए एटॉमिक नंबर लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ कर रहा है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो प्रोटॉन तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, और इधर इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव ये चार्जेस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जितना जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो प्रोटॉन बढ़ते जा रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स बढ़ रहा है, जिसके कारण से साइज़ जो है एटम का वो डिक्रीज़ होगा। पहले मान लीजिए लिथियम का इतना बड़ा साइज़ था, फिर बेरिलियम का इतना छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अंदर में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहे हैं। बोरॉन का साइज़ और छोटा, कार्बन का और छोटा, नाइट्रोजन का और छोटा, ऐसे करके इधर से इधर जाएंगे तो वो आपका छोटा होते जाएगा साइज, कुछ इस प्रकार से, ऐसे 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 ये साइज़ छोटा हो जाएगा लेफ़्ट टू राइट ऐसे, ठीक है। रीज़न आपको याद रखना है क्यों वो साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है। अब देखिए एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप। देखिए एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप। ये कैसे होता है आप देखिए, डाउन द ग्रुप जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो न्यू सेल्स बढ़ते हैं, नई सेल्स बढ़ती हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो भी बढ़ जाता है। क्या बताना चाह रहा है यहाँ देखिए ये है न्यूक्लियस, मान लीजिए ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये है, मान लीजिए ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है। हाइड्रोजन में एक फर्स्ट सेल फिल होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। देखिए डिस्टेंस कितनी कम है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में फिल होता है लिथियम के, डिस्टेंस देखिए बड़ी। ये देखिए सोडियम में तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन जाके फिल होता है, देखिए डिस्टेंस और बड़ी। तो क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम जब जा रहे तो साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। साइज़ क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? क्योंकि न्यू सेल्स ऐड हो रही है। यहाँ फर्स्ट सेल थी, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड, नई सेल ऐड हो रही है, जिसके कारण से साइज इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखिए सो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज़ करता है इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज। अब आप बोलोगे सर ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कैसे कर सकता है सर, जबकि न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज़ करेगा, मतलब प्रोटॉन भी तो इंक्रीज़ करेगा, तो वो कैंसिल नहीं कर देगा। तो उसका रीज़न ये है कि जब साइज़ इंक्रीज़ होता है ऊपर से नीचे आने में, जब प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन प्रोटॉन उस रफ्तार से इंक्रीज़ नहीं होते जिस रफ्तार से वैलेंस सेल ऐड होते हैं, इसलिए वैलेंस सेल डोमिनेट कर जाता है और साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है ऊपर से नीचे आने टाइम। अब देखिए मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। तो देखिए सबसे लेफ़्ट में मेटल्स होते हैं, मिडिल में सेमीकंडक्टर और मेटेलॉइड्स होते हैं, और राइट में नॉन मेटल्स होते हैं। इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल के मदद से समझते हैं। देखिए ये पूरे लेफ़्ट में ये जितने ब्लू से है ये सारे मेटल्स हैं, ये ब्लू वाले मेटल्स, ये पर्पल्स वाले जो ये मेटेलॉइड्स है। मेटेलॉइड्स उन्हें कहते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, मतलब वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल प्लस मेटेलॉइड। और ये जो है कार्बन के बाद से यहाँ तक ये पूरे आपके नॉन मेटल्स। तो देख सकते हैं आपके मेटल्स पीरियोडिक टेबल में काफ़ी ज़्यादा है, मेटेलॉइड्स सबसे कम है, और बीच में आपके हैं नॉन मेटल्स थोड़े से ज़्यादा है। ये आपको याद रखना है।
लेफ्ट में आते हैं आपके मेटल्स, बीच में आते हैं आपके मेटेलॉइड्स और उसके बाद आपके आते हैं राइट में नॉन मेटल्स। अब देखिए, अ जिग-जैग लाइन सेपरेट्स मेटल एंड नॉन मेटल। वो जिग-जैग लाइन मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करती है। कौन सी ये जिग-जैग लाइन? मेटेलॉइड्स जो बीच में आते हैं ना, तो वो एक इस प्रकार से है ना, जिग-जैग की फॉर्म में, इसलिए इसको हम बोलते हैं ये मेटेलॉइड्स की लाइन है, ठीक है। तो वो सेपरेट करती है मेटल और नॉन मेटल को। मेटल्स टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल फॉर्मिंग बॉन्ड, दैट इज़ दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं बॉन्ड जब फॉर्म होता है, जिस कारण से उसको, उन लोगों को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। जैसे कि देखिए सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन लेकिन लेना मुश्किल है, जिस कारण से ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है। तो मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। क्यों लूज़ करते हैं? क्योंकि उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो वो देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लूज़ करके वो पॉजिटिव कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। और 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जिस कारण से इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये जितने भी मैं आपको ट्रेंड्स बता रहा हूँ, ये आपको याद कर लेने। देखिए, लेफ़्ट टू राइट, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की क्षमता होती है वो घटते जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। ये आपको हम बता भी चुके हैं। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो एटम पहले इतना बड़ा था, फिर इतना छोटा, फिर इतना छोटा, फिर इतना छोटा, छोटा होते जाएगा। तो जैसे जैसे एटम छोटा होते जा रहा है, तो ये देखिए न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है। और जैसे डिस्टेंस कम होगा, आर जो है, ये रेडियस जो ये जैसे जैसे कम होगा, तो जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वो बढ़ने लगेगी, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड हो जाएंगे और लूज़ नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए बाद में डाउन द ग्रुप, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस बढ़ जाता है, फोर्स घट जाता है। देखिए, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ जो है हमारा ऐसे बढ़ता है, साइज़ बढ़ा, यहाँ से डिस्टेंस इतनी थी, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ी है। तो देखिए आर यहाँ पर आर क्या हुआ? बढ़ा, तो फोर्स घट जाएगी, और फोर्स घट जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रॉन्स जल्दी निकलते हैं, और लेफ़्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रॉन्स की निकलने की टेंडेंसी कम होते जाती है। हेंस मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज़ करती है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है। इसका मतलब देखिए, मेटल कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना तो मुश्किल होता है, तो इधर से इधर जाने पर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज़ हो जाती है। और जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना ईजी होता है, तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाती है ऊपर से नीचे, ठीक है। अब देखिए, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, जो नॉन मेटल्स होते हैं लेफ़्ट साइड में, अब देखिए इधर से इधर जाने में इलेक्ट्रॉन्स निकलना मुश्किल है, लेकिन लेना तो इजी होगा। तो जब ये लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किया, मान लीजिए सोडियम ने, तो इधर के इलेक्ट्रॉन्स वो ले के इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं बॉन्ड, जिस कारण से हम लोग उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब क्या वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 8 का वो ऑक्टेट अपना हटाए, ये बैलेंस स्टेबल करे अपने आप को, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले 7 है 8 हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये क्लोरीन माइनस साइन इंडिकेट करता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पर आप प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये बैलेंस हो जाता है। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन लेता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए नॉन मेटल्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये
बॉन्ड बनाते इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। अब देखिए लेफ्ट साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयरफॉर गेन इलेक्ट्रॉन। देखिए लेफ़्ट साइड में जो होते हैं लेफ़्ट साइड तो इलेक्ट्रॉन्स नो लूज़ इलेक्ट्रॉन्स। जब आप लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे मतलब नॉन मेटल है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। So here your chapter is finished and now you can attempt all your NCERT questions by your own। आप लोग को अगर कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस चैप्टर पर आगे वीडियो चाहिए। प्रायोरिटी में उस चैप्टर को रखा जाएगा। और थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।